I am Dr. Pooja Bansal and this is my YouTube channel Dr. Pooja's Gynepedia. Welcome all of you. And last two videos में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड्स एंड नॉन हार्मोनल दैट इज सेंट्रोमेन के बारे में डिस्कस किया था. होप यू लाइक द वीडियो. आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ हार्मोनल मेथड्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में कि कैसे इसे डेवलप किया गया, देन टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोन्स एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन पिल्स को कैसे लेना चाहिए, कौन कौन से पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, देन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, एडवर्स इफेक्ट्स एंड इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आज हम देखेंगे. तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कैसे बनाया या डेवलप किया गया. तो अराउंड 1940 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा था, तो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है. तो इस मेथड को लेकर उन्होंने सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का आविष्कार किया, जो कि टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स होती हैं जो एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं. तो इस वजह से प्योर प्रोजेस्टेरोन्स बनाए गए ताकि एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स को हम अवॉइड कर सकें. पर प्योर प्रोजेस्टेरोन्स जो थे वो एंडोमेट्रियम की थिनिंग कॉज कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कर रहे थे, या फिर स्पॉटिंग करते हैं. तो इसलिए इसमें ऐड किया गया ईस्ट्रोजन, तो ताकि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो सके. तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ईस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन कॉज कराता है एंड प्रोजेस्टेरोन जो है उस एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज कराता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन एक सीमेंट का काम करता है जो कि एंडोमेट्रियम को यूट्रस से चिपका कर रखता है. फर्दर हम बात करेंगे ईस्ट्रोजन टाइप्स के बारे में. 3 टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन्स आर देयर. फर्स्ट इज़ मेस्ट्रानॉल और एनवॉइड. ये फर्स्ट ओसिपिल के अंदर यूज़ हुआ ईस्ट्रोजन है, पर अब ये यूज़ नहीं किया जाता. सेकेंड मोस्ट कॉमन इज़ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल. इसे हमने 3 कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन डोज डिवाइड किया गया है. हाई डोज पिल के अंदर 50 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल होता है, जो कि अब यूज़ नहीं किया जाता. लो डोज इथेनाइल ईस्ट्राडायोल में 35 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल होता है, जो कि एग्जाम्पल आर माला एन डी, ओवरऑल LNG, नोविलॉन, यास्मिन एंड डोरिस. वेरी लो और अल्ट्रा लो डोज पिल में 10 to 20 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल होता है, और एग्जाम्पल्स आर लॉयटे, याज एंड मिनीज. थर्ड टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन इज ईस्ट्राडायोल वैलिरेट. इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एंड इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल क्लायरा, जिसके अंदर 1 to 3 मिलीग्राम ऑफ ईस्ट्राडायोल वैलिरेट होता है. तो अर्लियर जब हम हाई डोज पिल यूज़ करते थे तो उसमें ईस्ट्रोजन के साइड इफ़ेक्ट्स थे बहुत ज़्यादा. फॉर एग्जांपल नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, सीवियस कॉम्प्लिकेशन एंड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. पर आजकल हम लो डोज पिल यूज़ करते हैं, जिस वजह से जो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं. बट लो डोज ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स. इन्हें 4 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट जनरेशन्स के अंदर आते हैं नोर एथिड्रोन एंड नोर इथिस्टेरोन, एंड सेकेंड जनरेशन के अंदर आते हैं नॉर्जेस्ट्रोल, फॉर एग्जांपल लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, एंड थर्ड जनरेशन्स में इंक्लूड होता है GND, दैट इज जेस्टोडीन, नॉर्जेस्टीमेट एंड डीजोजेस्ट्रल. एंड ये थर्ड जनरेशन, फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन्स तक टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं. एंड फोर्थ जनरेशन इज CD2, दैट इज सिप्रोटेरोन एसीटेट, ड्रोस्पेरिनोन एंड डाइनोजस्ट, जो कि स्पाइरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव होता है. साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट करती है. सेकेंड इज़ लेस एंड्रोजेनिक, पर थर्ड जनरेशन इज़ लीस्ट एंड्रोजेनिक और नॉट एंड्रोजेनिक एट ऑल. And fourth generation is a anti-androgenic and anti-mineralocorticoid, जिस वजह से इसे PCOS में हिर्सुटिज्म, एक्ने एंड वेट गेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपरटेंशन, एक्ने, हिर्सुटिज्म एंड वेट गेन. देन फोर्थ इज़ ऑल्टर्ड लिपिड लेवल्स, जिसके अंदर LDL इंक्रीज़ होता है एंड HDL डिक्रीज़ होता है. ये सारे साइड इफ़ेक्ट विद द फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं एंड सेकेंड जनरेशन के साथ कम है, एंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के साथ ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं.
पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसा साइड इफ़ेक्ट जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन से कम होता है, बट ये थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन से बहुत ज़्यादा होता है। ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पिल्स के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन पिल्स आर, जिसके अंदर इथेनाइल ईस्ट्राडायोल प्लस लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है। एग्जाम्पल माला NND, ओवरऑल LNG एंड लॉयटे। थर्ड जनरेशन पिल्स जो हैं इसके अंदर इथेनाइल ईस्ट्राडायोल प्लस जेस्टोडीन या फिर डीजोजेस्ट्रोल या नॉर्जेस्टिमेट होता है। फॉर एग्जांपल फेमिलोन, जिसको हम ओविलेक LD के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड इज़ नोविलैंग, जिसे हम ओविलैक बोलते हैं, एंड थर्ड इज़ माइनीज़। फोर्थ जनरेशन पिल्स के अंदर इथेनाइल ईस्ट्राडायोल भी हो सकता है, ईस्ट्राडायोल वैलिरेट भी हो सकता है, प्लस प्रोजेस्ट्रोन में सिप्रोटेरोन एसिटेट, डाइनोजेसिड, ड्रोस्पेरिनोन होता है। एग्जाम्पल्स आर डाइन 35, जिसे क्रिम्सन 35 के नाम से भी जाना जाता है, यास्मीन एंड याज एंड डोरस। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं कैसे एक्शन करती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखने के लिए एक नोमोनिक है OCP। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है ओवम, जो कि अपनी ओवरी में है। ओवम को एज ए हीरोइन कंसिडर करते हैं और स्पर्म को एज अ हीरो मान लेते हैं। तो जब ओवम, हीरोइन और हीरो आपस में मिलते हैं तो वो इस पॉइंट पर मिलते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके या फिर फीमेल कंसीव कर सके। तो उसमें जो ट्यूब्स की मोटिलिटी है वो भी हीरोइन को हेल्प करती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन एम क्या होता है, इस ओवम को इस स्पर्म से नहीं मिलने देना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेन एक्शन जो पिल्स का होता है वो ओवरी को सप्रेस करते हैं। जैसे कि ईस्ट्रोजन कंपोनेंट जो है वो पिट्यूटरी को इनिबिट करता है और FSH की रिलीज़ को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाती। एंड मेन इज़ प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट, जो कि LH सर्ज को इनिबिट करता है, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, जो कि ओव्यूलेशन को रोकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस हीरोइन को अपने घर से निकलने नहीं देता है। सेकंड इज़, अगर हम उसकी सहेलियों की हेल्प को डिक्रीज़ कर दें, एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन जो है वो ट्यूबल मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है, जिस वजह से ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते। थर्ड इज़, अगर ये दोनों आपस में मिल भी जाते हैं तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम की थिनिंग करता है, जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। एंड फोर्थ इज़, ये सर्विक्स का प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट जो है वो म्यूकस को थिक करता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो सर्वाइकल कैनाल के अंदर एंट्री नहीं ले पाता है। तो दीज आर द 4 मेथड्स जिससे कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल काम करती हैं, पर मेन एक्शन इज़ ऑन ओवरी बाय प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरऑल पिल लेने से हमारी बॉडी में FSH, LH एंड नेचुरल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑफ द बॉडी जो है वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस पिल को कैसे लिया जाना चाहिए। तो पिल जो है वो 21 कंबाइंड पिल्स ली जाती हैं फॉर 21 डेज़, प्लस 7 डेज़ आर पिल फ्री डे, और कह सकते हैं आयरन टैबलेट्स ली जाती हैं। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट पैकेट शुरू करना चाहिए। नॉर्मल फीमेल में इसे फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंसेस में रिकमेंड किया जाता है। आइडियली इसे डे 1 ऑफ मेंसेस पर शुरू करना चाहिए और सेम टाइम एवरी डे इस पिल को लेना चाहिए, और यहाँ पे कोई बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर कोई फीमेल फॉर एग्जांपल आती है डे 12 ऑफ द साइकिल पर, तो हमें जब उस फीमेल को ये पिल प्रिस्क्राइब करनी होती है तो उस मेथड को हम बोलते हैं एनी टाइम मेथड और क्विक स्टार्ट मेथड। तो आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन इमीडिएटली हम पिल्स को शुरू कर सकते हैं, पर हमें प्रेगनेंसी को भी रूल आउट करना होता है। फॉर दिस UPT मस्ट बी नेगेटिव एंड बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 7 डेज़। फॉर एग्जांपल कॉन्डम भी यूज़ करने चाहिए। बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी फीमेल्स की। अगर वो नॉन लैक्टेटिंग है, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है, तो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम हम उसे शुरू कर सकते हैं। एंड लैक्टेटिंग और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आफ्टर 6 मंथ हम उस पिल्स को शुरू कर सकते हैं। पोस्ट अबॉर्टल में एनी टाइम हम इस मेडिसिन को शुरू कर सकते हैं विद इन द 7 डेज़ ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द अबॉर्टस।
तो इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक वुमेन जो है वो कंबाइंड ओसीपी ले रही है। आफ्टर फिनिशिंग द कंबाइंड ओसीपी उसे 7 डेज पिल फ्री इंटरवल पर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? नंबर 1, उसे नया पैकेट शुरू कर देना चाहिए एंड उसे इंश्योर करना चाहिए कि पिल्स वो ढंग से ले रही है या नहीं। एंड थर्ड इज़ हमें प्रेगनेंसी को रूल आउट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिस्ड पिल के बारे में। अगर 1 या 2 पिल मिस होती हैं तो फीमेल को लास्ट पिल जब भी याद आए वो लेनी है, प्लस सेम शेड्यूल कंटिन्यू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल एक पिल लेना भूल गई है मंडे को, तो वो ट्यूसडे को 2 पिल ले सकती है और अपना सेम शेड्यूल कंटिन्यू कर सकती है। पर अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा पिल मिस करती है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में, तो उसे लास्ट मिस्ड पिल जो है वो तभी तुरंत जब याद आए तब लेनी चाहिए। सेम शेड्यूल फॉलो कर सकती है, प्लस बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स 7 डेज तक यूज़ किए जाते हैं। पर अगर 3 या 3 से ज़्यादा पिल थर्ड वीक ऑफ साइकिल में मिस होती है, तो उस फीमेल को नया पैक स्टार्ट करने की एडवाइस दी जाती है, प्लस बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन एग्जाम्पल कॉन्डम फॉर 7 डेज तक यूज़ करने की सलाह दी जाती है। थर्ड कंडीशन इज़, अगर पेशेंट को सिवियर वॉमिटिंग है या फिर डायरिया हो गया है विद इन 2 आवर्स ऑफ टेकिंग पिल, तो उसे दूसरे पिल तुरंत लेनी चाहिए एंड सेम शेड्यूल पेशेंट फॉलो कर सकता है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी की, तो 50% फीमेल जो हैं वो कंसीव कर जाती हैं विद इन द 3 मंथ्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ पिल्स। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पिल्स के बारे में। फर्स्ट इज़ मोनोफेजिक पिल्स। इनके अंदर 28 डेज़ का शेड्यूल होता है, या इसमें 21+7 आयरन टैबलेट्स हो सकती हैं, या फिर 21+7 डे गैप और पिल फ्री डेज़ भी हो सकते हैं। इसमें सेकेंड जनरेशन जो पिल्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं माला डी एंड एन। इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है कि माला डी जो है वो डी से दुकान पर मिलती है बहुत सस्ते रेट में, बट माला एन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है। इनके अंदर 28 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें 21 वाइट कलर की टैबलेट्स होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आर आयरन फ्यूमरेट टैबलेट्स जो कि ब्राउन कलर की होती हैं। इसके अंदर 30 माइक्रोग्राम ऑफ एथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 150 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है। सेकेंड इज़ ओवरऑल एल। इसके अंदर 21 टैबलेट्स होती हैं प्लस 7 डेज पिल फ्री डेज होते हैं कंटेनिंग सेम 30 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 150 LNG। देन ओवरऑल जी जो है उसमें 21 टैबलेट्स होती हैं कंटेनिंग 50 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रल। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन्स की। फर्स्ट इज़ नोवेलॉन, जिसे हम ओवुलैक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर 21 टैबलेट्स आती हैं कंटेनिंग 30 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 150 माइक्रोग्राम ऑफ डीजोजेस्ट्रल। सेकेंड इज़ फेम्यूलॉन, जिसे हम ओवुलैक LD के नाम से भी जानते हैं। इसमें 21 टैबलेट्स होती हैं कंटेनिंग 20 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 150 माइक्रोग्राम ऑफ डीजोजेस्ट्रल। देन थर्ड इज़ माइनीज़। इसमें 24 टैबलेट्स होती हैं विद 4 डेज गैप कंटेनिंग 15 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 60 माइक्रोग्राम ऑफ जेस्टोडीन। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन पिल्स के बारे में। तो फर्स्ट इज़ डाइन 35 और क्रिम्सन 35। इसके अंदर 21 टैबलेट्स होती हैं कंटेनिंग 35 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 2 मिलीग्राम ऑफ सिप्रोचेरॉन एसीटेट। सेकेंड इज़ यास्मीन एंड डोरिस कंटेनिंग 21 टैबलेट्स, जिसके अंदर 30 माइक्रोग्राम इथेनाइल ईस्ट्राडायोल होता है एंड 3 मिलीग्राम ऑफ ड्रोस्पेरिनोन होता है। एंड लास्ट वन इज़ याज, जिसके अंदर 24 टैबलेट्स होती हैं विद 4 डेज गैप कंटेनिंग 20 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 3 मिलीग्राम ऑफ ड्रोस्पेरिनोन। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द मोनोफेजिक टेबलेट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीफेजिक टेबलेट्स के बारे में। मल्टीफेजिक टेबलेट्स में एडवांटेज ये होता है कि इसमें टोटल प्रोजेस्टेरोन अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। बट एक डिसएडवांटेज भी इसके साथ है कि इससे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मल्टीफेजिक में नंबर फर्स्ट इज़ बाईफेजिक, सेकेंड इज़ ट्राईफेजिक, फॉर एग्जाम्पल इज़ ट्राइक्युलार,
जैसे ये है स्ट्रिप कंटेनिंग 21 टैबलेट्स, तो इसमें डे 1 to day 6 पर 30 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 50 माइक्रोग्राम ऑफ LNG दिया जाता है। डे 7 to 11 पर 40 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल प्लस 75 माइक्रोग्राम ऑफ LNG दिया जाता है। एंड डे 12 to 21 एट द एंड ऑफ द साइकिल 30 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 125 माइक्रोग्राम ऑफ LNG डे 12 to 21 पे दिया जाता है। एंड आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो है वो हार्मोन जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस मेथड को मिमिक कर रही हैं, जिसमें जैसे जैसे डेज़ बढ़ते हैं ईस्ट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है एंड डेज़ बढ़ते हैं तो प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है। एंड थर्ड इज़ आर क्वाड्रीफेजिक टैबलेट, एग्जाम्पल इज़ क्लायरा, जिसके अंदर 28 टैबलेट्स होती हैं और कंटेनिंग ईस्ट्राडायोल वैलोरेट 1 to 3 ग्राम प्लस डाइनोजस 2 to 3 मिलीग्राम। एंड ये इसका मेथड है, जैसे कि ये जिस फॉर्म में दी जाती है तो इसे याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंडेड टैबलेट्स, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एग्जाम्पल इज़ सीजनेल। ये हमारी टैबलेट जो है 84 टैबलेट्स प्लस 7 डे प्लासिबो और पिल फ्री डेज फॉर इक्वल टू 91 डेज़ के लिए यूज़ की जाती है, कंटेनिंग 30 माइक्रोग्राम ऑफ इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड 150 माइक्रोग्राम ऑफ LNG। इसे हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, सेकंड क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड थर्ड इज़ प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर एंड फोर्थ इज़ हाइपर एंड्रोजेनिज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पिल्स हमें क्या करना चाहिए। तो किसी भी फीमेल को हम अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हमारी प्रीलिमिनरीज या फिर क्या रिक्वायरमेंट है कि वो फुलफ़िल करनी चाहिए मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 को। एंड हमें उनसे हिस्ट्री पूछनी होती है। एग्जाम्पल, इफ़ अ फीमेल इज़ अ स्मोकर, वो ब्रेस्ट फीड करा रही है या फिर उसको ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री, प्रेगनेंसी स्टेटस ऑफ द फीमेल, इफ़ एनी abnormal uterine bleeding is there, or history of seizure, migraine, hypertension or stroke, history of any heart disease, history of liver, gallbladder or diabetes, and personal या family history of venous thromboembolism। तो these is taken as histories and examination पे हमें BP मेजर करना चाहिए एंड BMI एंड weight of the patient को कैलकुलेट करना चाहिए। एंड देन ऑन एग्जामिनेशन वी कैन एग्जामिन द ब्रेस्ट। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन सर्विक्स को देखने के लिए एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन में हम रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, पैप्समियर और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं अगर कोई इंडिकेशन है, कोई हिस्ट्री में उसकी इंडिकेशन है या फिर abnormal ऑन एग्जामिनेशन, बट दीज आर नॉट मैंडेटरी एट ऑल। But before prescribing pills, history, BP and BMI, these 3 things are mandatory या फिर इन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो इस पिल को हम मीनोपॉज या कि 51 ईयर तक कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते, या फिर एज अ बर्थ कंट्रोल इसे 3 से 5 ईयर्स तक यूज़ किया जा सकता है। फॉलोअप के लिए लेस देन 35 ईयर फीमेल्स को एवरी 3, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स विजिट करना चाहिए एंड मोर देन 35 के लिए ईयर्स के लिए फ्रीक्वेंट विजिट्स होनी चाहिए। फॉलोअप में हम उसकी हिस्ट्री में कोई कंप्लेंट्स के बारे में BP, BMI, देन ब्रेस्ट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, पैप्समियर, रूटीन ब्लड एंड USG कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, जिसका निमोनिक है IM, दैट इज़ M, EPIC, EPIC एंड H2। देन M इज़ फॉर मेंस्ट्रुअल। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, प्रोजेस्टेरोन जिसमें पिल्स जो है वो एन ओव्यूलेशन करता है एंड एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स जो हैं उसमें ब्लीडिंग कम होती है एंड पेन भी कम होता है। तो इस पिल्स से हमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को डिक्रीज़ कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माइग्रेन एंड डिस्मेनोरिया को भी डिक्रीज़ कर सकती हैं। एंड थर्ड इज़ इसे साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए भी दिया जाता है। Then E is for endometriosis to relieve the pain, fibroid to decrease the bleeding and adenomyosis। E2 is ectopic pregnancy के चांसेस को भी कम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओवरऑल प्रेगनेंसी को कम करती है, तो इस वजह से वो ectopic प्रेगनेंसी के रेट्स को भी कम करती है। देन P1 इज़ PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के चांसेस को भी कम करती है बाय ये बैक्टीरिया के स्प्रेड को प्रिवेंट करती है और साल्पिंजाइटिस के चांसेस कम करती है। देन P2 इज़ PCOS सिम्टम्स जैसे कि हिर्सुटिज्म और एक्ने को भी कम करती है।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये लीवर से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बाउंड हो जाता है और फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म और एक्ने को रिलीव किया जा सकता है। देन प्री मेनोपॉजल वेजोमोटर सिम्टम्स को भी ये पिल्स जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं। देन I1 इज़ फॉर इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, मीन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को कम करती है, एंड I2 इज़ फॉर इम्प्रूविंग एनीमिया। देन C1 इज़ कट डाउन द फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट एंड बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़। ये हमें ध्यान रखना है कि बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ जैसे एग्जाम्पल फाइब्रोएडिनोमा में यूज़ करने के काम आती है। एंड C2 इज़ फॉर कैंसर्स। कुछ कैंसर्स हैं जो कि पिल लेने से इसके कैंसर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका निमोनिक है ECO। E is for endometrial carcinoma by 50% and C is for colorectal and choriocarcinoma by 40%. O is for ovarian carcinoma by 40%. बट कुछ कार्सिनोमा के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं ये पिल्स। एग्जाम्पल इज़ लीवर BC, liver adenoma that is benign liver tumor, and B is breast carcinoma slight increase, and C is for CIN and carcinoma cervix, उसमें भी adenocarcinoma। एंड जिसमें पिल्स लेने से जो रिस्क नहीं होते हैं वो हैं GB कार्सिनोमा एंड लीवर कार्सिनोमा। देन इज़ फॉर H2, H1 इज़ हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में यूज़ किया जाता है, एंड HRT इन प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो दिस वाज माय निमोनिक फॉर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, दैट इज़ M-EPIC H2। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, जिसका निमोनिक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स B2 एंड हेयर C इज़ 4 टाइम्स। तो C1 इज़ फॉर CNS, दैट इज़ मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, हेडेक और माइग्रेन हो सकता है। C2 इज़ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, एंड C3 इज़ CVS, दैट इज़ मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाले चांसेस हैं, ये इनका रिस्क सिर्फ स्मोकर, फीमेल और फीमेल विद हाइपरटेंसिव है ऑन OCP, उसमें ही इंक्रीज़ होता है। देन C4 इज़ कैंसर, जो कि हमने डिस्कस किया कि ये किस किस कैंसर्स के रिस्क को इंक्रीज़ करती है, जिसका निमोनिक है लीवर BC, दैट इज़ लीवर एडिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया एंड कार्सिनोमा सर्विक्स। देन आता है O इज़ फॉर इडीमा, कॉजिंग कॉर्नियल इडीमा एंड वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। N इज़ फॉर नेजल कंजेशन एंड नोजिया, एंड T इज़ फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जो OCPs में ईस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस पेशेंट ऑन OCP डबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की यंग वुमेन में, मतलब जैसे मैं नॉर्मल फीमेल या आप जो आप देख रहे हैं, तो उसमें रिस्क होता है 5 to 10 पर 10,000 वीमेंस पर ईयर। पर अगर फीमेल जो है वो COC ले रही है तो उसमें ये रिस्क जो होता है वो 10 to 20 पर 10,000 वीमेन पर ईयर, मतलब डबल हो जाता है। एंड प्रेगनेंसी अलोन कैन कॉज 60 to 120 पर 10,000 वीमेन पर ईयर, मीन 12 टाइम रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं R के बारे में। R इज़ रेज्ड, दैट इज़ रेज्ड BP, हाइपरटेंशन, रेज्ड ब्लड शुगर, रेज्ड लिपिड्स। A इज़ फॉर एलोपेशिया एंड एमेनोरिया। तो दिस वॉज आर कॉन्ट्रा। सेप्टिव्स में C इज़ कोलेस्टेटिक जॉन्डिस एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ गोल स्टोन, एंड E इज़ फॉर एरिथमा नोडोसम, एंड P इज़ फॉर पोरफायरिया, पिगमेंटेशन एंड पेनक्रियाटाइटिस। T इज़ फॉर थायराइड का डिसफंक्शन, I इज़ फॉर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, एंड V इज़ फॉर वॉमिटिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, E इज़ फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स, एंड S इज़ फॉर सेंसिटिविटी टू लाइट। Then B1 is for breast tenderness and B2 is most important, that is breakthrough bleeding, और हम कह सकते हैं spotting in between, जो कि होता है 10 to 30%। और इसके कॉज को अगर हम डिस्कस करें तो ये हो सकता है कि फ़ीमेल ने पिल मिस कर दी है, या फिर वो लो डोज पिल जो है ईस्ट्रोजन की वो खा रही है। ट्रीटमेंट के तौर पे फीमेल को हमें रीएश्योर करना पड़ता है कि OC पिल्स के लेने के 3 महीने तक ये समस्या ज़्यादा रहती है, और 3 महीने बाद ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। बट अब तब भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है आफ्टर 3 साइकिल्स, तो हमें OC पिल्स को स्विच करना चाहिए टू हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा निमोनिक था एडवर्स इफेक्ट्स को लेके, कॉन्ट्रासेप्टिव्स B2
अब हम बात करने जा रहे हैं ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो जो COC किन ड्रग्स के साथ नहीं दी जानी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि COC की एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है विद नंबर 1 इज़ एंटी कन्वल्सेंट्स, एग्जाम्पल फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपिन, बार्बिटूरेट, टोपिरामेट एंड लैमोट्रिगीन। सेकेंड इज़ एंटी ट्यूबरकुलर, रिफैम्पिसिन एंड थर्ड इज़ एंटी रिट्रोवायरल। तो इन ड्रग्स के साथ COC को नहीं देना चाहिए। एंड कौन कौन से ड्रग हैं जो एफिकेसी ऑफ COC चेंज नहीं करते हैं, ना ही उसके जो काम करने का तरीका है उसको अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एंटी कन्वर्सेंट्स लाइक लेविट्रेसिटाम, टेगाबीन एंड गाबापेंटिन के साथ हम COC को दे सकते हैं, एंड विद एनी एंटीबायोटिक्स हम COC को दे सकते हैं। लास्टली अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन कैटेगरी 4। इसका निमोनिक है द स्मोकर्स जॉन्डिस CPR विद अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो द इज़ फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये करंट या पास्ट या कोई भी फैमिली हिस्ट्री होती है तो हमें इस पिल्स को प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। स्मोकर्स विद इक्वल टू और मोर देन एज ऑफ 35 ईयर, जॉन्डिस और कोलेस्टिक जॉन्डिस और एनी लिवर डिजीज, and C4 is the same, that is CNS migraine with aura and cerebrovascular accidents, for example stroke, and then CVS, that is MI, IHD or valvular heart disease, and cancers patient with liver edema or acute liver dysfunction के साथ। पर इसमें हमें ध्यान रखना है कि सिरोसिस जो कि क्रोनिक लीवर डिजीज़ कंडीशन है, उस कंडीशन में हम उसे भी दे सकते हैं। देन ब्रेस्ट कार्सिनोमा इफ़ नोन और सस्पेक्टेड, और थर्ड इज़ आर सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया और कार्सिनोमा सर्विक्स। P is P4, then P1 is for pregnancy and P2 is postpartum female में 6 weeks to 6 months तक, and third is prolonged immobilization and fourth is pulmonary embolism. देन CPR में R4 इज़ रेज्ड और अनकंट्रोल्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एग्जाम्पल मोर देन 160/200, एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ विद वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम्पल रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी, एंड थर्ड इज़ रेज लिपिड्स और हाइपरलिपिडीमिया, एंड लास्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज़ अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये हमारी थी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जिसका निमोनिक था द स्मोकर्स जॉन्डिस CPR विद अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। अब हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, जो आती हैं कैटेगरी 2 एंड 3। तो इसमें एज इंक्लूडेड नहीं होती हैं। नंबर 1 इज़ एलर्जिक टू पिल्स, नंबर 2 इज़ फीमेल हैविंग जॉन्डिस विद पिल यूज़, नंबर 3 इज़ इफ फीमेल इज़ BMI मोर देन 30 kg/m², नंबर 4 इज़ बिफोर प्लानिंग एनी लॉन्ग सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल एनी पेल्विक और एनी लेग सर्जरी। तो हमें 3 महीने सर्जरी के 3 महीने पहले इसे स्टॉप कर देना चाहिए। देन करंट गॉल ब्लैडर डिजीज़, और in controlled hypertension, that is 140/90, or in any uncomplicated diabetes patient। तो ये हमारी थी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एंड लास्टली हम एफिकेसी या फेलियर रेट्स के बारे में डिस्कस करें तो विद परफेक्ट यूज़ इट इज़ 0.3/100 वीमेन ईयर, एंड विद टिपिकल यूज़ इट इज़ 9/100 वीमेन ईयर। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमने पढ़ा द स्मोकर्स जॉन्डिस CPR विद अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, एंड देन हमने एडवर्स इफेक्ट्स में निमोनिक था कॉन्ट्रासेप्टिव्स B2, एंड देन हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स में निमोनिक है M-Epic H2। So guys, this was my video on oral contraceptive pills. Next time I'll be discussing progesterone only pill. Please do like my videos and forward these videos. Thank you so much.